अब तक हमने देखा स्ट्रक्चरलिज्म ने माइंड के एलिमेंट्स को पार्ट्स में ब्रेक करके समझने की कोशिश की। फंक्शनलिज्म ने माइंड का काम कैसे हम चेंजेस को अडेप्ट करते हैं उस पर फोकस किया। और अब साइकोलॉजी में एक और बड़ा मोड़ आया जिसे हम कहते हैं बिहेवियरिज्म। नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ बिहेवियर से रिलेटेड है, यानी कि जो भी चीज़ें हम करते हैं हमारे बर्ताव से, व्यवहार से। तो 1913 में जॉन बी वॉटसन ने अपना एक फेमस आर्टिकल पब्लिश किया, साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज़ इट, यानी कि साइकोलॉजी को बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का। कि उन्होंने क्या कहा कि साइकोलॉजी को कॉन्शियसनेस, इंट्रोस्पेक्शन और माइंड के अंदर की बात से नहीं बल्कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर से डील करना चाहिए। मतलब अगर आपको किसी को स्टडी करना है तो उसके विजिबल एक्शंस को स्टडी करो। माइंड के अंदर जो चल रहा है उससे मेजर नहीं कर सकते कुछ ज़्यादा, तो साइंस का इस्तेमाल करो। साइंस का इस्तेमाल कैसे करें? यहाँ पर साइंटिफिक सब्जेक्ट है फिलॉसफी, यानी कि आप बिहेवियर को ऑब्जर्व करें कि कौन कैसे बिहेव करता है, बस एक बार नहीं, लंबे समय तक। तो बिहेवियर को देखते देखते भी समझ में आ जाता है कि क्या है वो इंसान, या कैसा है या कैसी है। फिर कोर प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियरिज्म क्या है? कि साइकोलॉजी आपका एक साइंस की तरह बिहेव करता है कि सिर्फ वही स्टडी होगा जो हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। इमोशंस, थॉट्स को फ़िलहाल अभी इग्नोर करते हैं, बिहेवियर जो हमें आँखों से दिख रहा है उसे ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा स्टाइमुलस, जिसे रिस्पॉन्स भी कहते हैं, कि एक पर्टिकुलर बिहेवियर के बाद कोई व्यक्ति कैसे रिएक्ट करते हैं। कि गुस्सा आता है तो गुस्सा कितना आता है, वो रिएक्शन उनके तरफ से आता है ना। चाहे आप खुद भी अपने आप को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आप गुस्सा करते हैं तो कितना गुस्सा करते हैं, मतलब गुस्से में चीज़ें कैसी होती हैं। उस समय आप खुद को ऑब्ज़र्व करें कि आप क्या क्या गुस्से में बोल देते हैं जो कि नहीं बोलना चाहिए, या फिर क्या चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है। फिर थर्ड आपका कोर प्रिंसिपल क्या है? कि लर्निंग इज़ इक्वल्स टू कंडीशनिंग। मतलब बिहेवियरिस्ट्स कहते हैं सब कुछ लर्निंग के ज़रिए होता है। हमारी आदतें, रिएक्शंस और बिहेवियर सब कंडीशनिंग का रिज़ल्ट है। इसका मतलब कि कोई एक चीज़, जैसे हम सुबह उठकर, या फिर अगर वो एग्ज़ाम्पल ना लें तो एग्ज़ाम का एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी आदत हो गई है, बचपन से जब भी एग्ज़ाम देते आते हैं तो डर लगता ही लगता है। तो ये एक कंडीशन बैठ गई है हमारे माइंड में कि एग्ज़ाम होगा, इसका मतलब डर तो लगेगा थोड़ा बहुत। ठीक है। तो ये हो गया। अब इस टॉपिक यानी कि बिहेवियरिज्म के इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट कौन है, यानी कि कौन कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो इस टॉपिक, जिसको हम लोग बिहेवियरिज्म कहते हैं, जो बिहेवियर से रिलेटेड है, उस पर बातें कहते हैं। क्या क्या नाम है? पहला है जॉन बी वॉटसन, जिनको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है। दूसरे हैं आइवान पाव्लो, क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में इन्होंने बात कही है, डॉग और बेल एक्सपेरिमेंट से। फिर तीसरे हैं B.F. स्किनर, ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि कुछ अच्छा किया तो हमें कुछ अपने आप को रिवॉर्ड देना चाहिए, या कुछ बुरा किया तो नॉर्मली हमें पनिशमेंट मिलती है। इस सिनेरियो पर उन्होंने रिसर्च किया था बिहेवियर को ऑब्जर्व करके, इन्होंने B.F. स्किनर ने। फिर आगे बढ़ते हैं कि इससे क्या कंट्रीब्यूशन मिलता है कि एजुकेशन में, यानी कि आप खुद इमेजिन करिए, आप किसी को पढ़ा रहे हैं, कोई छोटा बच्चा है, आप उसको पढ़ा रहे हैं और आपने उसको पढ़ाने का ट्राई किया 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो नॉर्मली बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन कोई नहीं भी पढ़ते हैं। तो आप उनको ऑब्ज़र्व करते हैं ना कि हाँ ये पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, कितना नहीं पढ़ते हैं। तो बिहेवियर से आपको पता चल जाता है कि अगर इनको पढ़ाना है तो किस तरीके से पढ़ाना होगा, क्या स्टाइल आपको खुद अडेप्ट करना होगा। ये हमें कब पता चलता है? जब हम लोग नॉर्मल लाइफ में बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो हम भी बिहेवियरिज्म काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं हम सभी। फिर थेरेपीज़ में काम आता है कि अगर किसी को किसी चीज़ से डर लगता है तो वहाँ पर उस डर की कंडीशनिंग को हटाया जाता है। जैसे बहुत सारा फोबिया होता है ना चीज़ों को लेकर, तो फोबिया अगर कोई हटाना चाहता है खुद से तो वो थेरेपी कराने जाते हैं और अपने फोबिया को हटा देते हैं, यानी डर को हटा देते हैं। डर होता है सबके मन में हर चीज़ को लेकर, लेकिन डर का लेवल कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे फोबिया कहते हैं। फिर उसके बाद वर्क प्लेस पर, जैसे कि कोई वर्क प्लेस, आप अगर स्टूडेंट है तो आपके लिए पढ़ाई होगा आपका वर्क, या अगर आप कुछ साइड में भी कर रहे हो तो वो भी आपका वर्क है। तो कुछ अच्छा काम करते हैं तो अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, नहीं करते तो अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता है।